प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध का घटनाक्रम। बाकी इसके पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई थी और यहाँ तक कि बाबर और राणा सांगा दोनों ही सेनाध्यक्षों ने अपनी अपनी योजनाओं को भी बना दिया था। ठीक, अब अपनी योजना के अनुसार, क्योंकि बाबर को सुरक्षा पंक्ति से लाभ लेना था, इसलिए वो जो है खुलकर बाहर निकल कर आक्रमण नहीं करना चाहता था। इसलिए जो है उसका विचार जो था और उसी की योजना के अनुसार सबसे पहले देखा जाए तो राजपूत सेना ही आगे बढ़ी थी। ठीक, 17 मार्च 1527 को सुबह राजपूत सेना आक्रमण हेतु आगे बढ़ी। ठीक है, और बाबर की सुरक्षा पंक्तियों में कौन कौन सी थी? खाइयों और वही गाड़ियों जिसे कच्चे चमड़े से बांधा गया था। पानीपत में भी बांधा था, यहाँ भी वही बांधा है। ठीक, के पास पहुँचते ही, जैसे ही पहुँचे, बाबर के तोपचियों द्वारा राजपूतों पर फायर प्रारंभ कर दिया गया। अर्थात दाएं बाजू पर आक्रमण करने का मौका मिले इसके पहले ही सीधे दाएं या बाएं बाजू पर जैसे ही आक्रमण का मौका मिलता राजपूतों को, उसके पहले ही तोपचियों द्वारा तोपों का फायर तेज कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। अब क्या हुआ? राजपूत सेना ने हाथियों को आगे करके बाबर के दाएं बाजू पर आक्रमण किया, जैसा कि राणा सांगा ने सोचा था कि दाएं बाजू पर आक्रमण किया जाए। ठीक है, बाबर ने दाएं बाजू की मदद के लिए मध्य दल से कुछ सैनिकों को भेजा तथा तोपों का फायर और तेज करने का आदेश दिया। भाई, पहले बाबर राजपूतों ने, राणा सांगा ने हाथियों को आगे किया और दाएं बाजू पर सोचा था उन्होंने कि दाएं से होकर हम पीछे पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही दाएं बाजू पर आक्रमण हुआ तो बाबर ने आगे बढ़ने का मौका ना देते हुए तुरंत अपने केंद्र के सैनिकों को कुछ जो है बाबर अपने दाएं बाजू की मदद के लिए भेजा था, ताकि राजपूत अंदर तक ना घुसने पाए। ठीक है, चलिए, उधर राणा सांगा ने आगे करके बाएं बाजू पर भी आक्रमण का आदेश दिया। मित्रों, यहीं पर शायद राणा सांगा ने गलती कर दी, जो उन्होंने एक साथ ही कुछ हाथियों को दाएं पर, कुछ हाथियों को बाएं पर, अर्थात अपनी शक्ति को विभाजित करके लगा दिया। ठीक है, ये गलती ही कही जाएगी युद्ध का, इसलिए कि युद्ध कभी भी किया जाए, युद्ध में कभी भी सैनिक शक्ति को अपने विभाजित करके नहीं लगाना चाहिए। युद्ध में जब भी सैनिकों को लगाया जाए, केंद्रित और संगठित शक्ति का प्रयोग किया जाए। ठीक, अब यहीं पर देख सकते हैं दोनों बाजुओं पर डायरेक्ट आक्रमण किया था इन्होंने। ठीक, जबकि बाबर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी, इसके बावजूद भी चूंकि मुकाबला फेर से आ पड़ा था, तो स्थिति उसकी भी वही थी कि काफ़ी हद तक वो भी आहत हुआ था। बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी यूँ कह सकते हैं कि राणा सांगा ने एक छोटी सी गलती इन्होंने ये किया था, जो अपनी शक्ति को विभाजित करके दोनों बाजुओं पर अलग अलग इन्होंने लगा दिया। ठीक, चलिए, जब बाएं बाजू पर भी आक्रमण करने का राणा सांगा ने आदेश दिया तो बाबर ने पुनः अपने मध्य दल, वही है राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, वहीं से इन्होंने दिया था, मध्य दल की सेना को सहायता हेतु भेजा। बाबर लगातार दोनों बाजुओं की सुरक्षा हेतु नए सैन्य दल भेजता रहा और यही वजह थी कि काफ़ी राजपूतों के प्रयास करने के बाद भी जो है राजपूतों को सफलता नहीं मिल पा रही थी उस समय। ठीक उसी समय बाबर के दाहिने भाग के सैनिकों ने राजपूतों के बाएं भाग पर धावा बोलकर उन्हें पीछे करते हुए पृष्ठ भाग तक घुसते चले गए। अर्थात बाबर की एक पहली सफलता मिली, जो राजपूतों के दाहिने भाग के सैनिकों को तेजी से आक्रमण करके, ठीक, कि राजपूतों के बाएं भाग पर धावा बोला दाएं भाग के सैनिकों ने और उनको हराते हुए पीछे तक पहुंच गए। ठीक, तोपों एवं बंदूकों के फायर के कारण राजपूत सैनिक बाबर के मध्य भाग में आने का साहस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सामने तेजी से आक्रमण हो रहा था। इसलिए सामने से राजपूत आक्रमण भी नहीं कर पा रहे थे। वो भी 40-40 गज का मामूली सा स्थान छोड़ा गया था, उससे घुड़सवार अंदर जाते भी तो कितने, इसलिए सामने से आक्रमण राजपूत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और बाकी सुरक्षा व्यवस्था उसकी जो भी थी खाइयों की, और क्योंकि खाइयों से होकर घोड़े नहीं जा सकते थे। ठीक, चलिए, तोपों एवं बंदूकों के फायर के कारण राजपूत सैनिक बाबर के मध्य भाग में आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। मुठभेड़ की यह लड़ाई लगभग दोपहर 1 बजे तक चलती रही। मुठभेड़ की लड़ाई लगभग 1:30 बजे, आप देख सकते हैं एक मुस्लिम शासक ने गद्दारी किया यहाँ पर। लगभग 1:30 बजे एक मुस्लिम शासक, जिसे फिलाहदी कहा जाता है, फिलाहदी नाम का मुस्लिम शासक, जो राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था, हालांकि भारतीय मुस्लिम
था। राणा सांगा के बाएं बाजू पर लड़ रहा था, अपने 6000 सैनिकों के साथ बाबर के दाहिने भाग में जा मिला। यही फिलहदी इसने गद्दारी कर दी राणा सांगा के साथ। राजपूतों का बायां बाजू कमजोर हो गया तथा उसकी युद्ध व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। भाई अब एक बाजू से 6000 सैनिक अगर निकलकर दुश्मन से मिल जाए, या यूं मानकर चलिए कि जो हमारी तरफ से 6000 लड़ रहे हैं वही अगर उल्टा हम ही से लड़ने लगे तो कंडीशन क्या होगी। ठीक, तो वही स्थिति हो गई थी राजपूत सेना की। फिलहदी जो कि जब बाबर से मिल गया तो बाबर से मिलने का मतलब ही है कि वो राजपूतों से लड़ने लगा। ठीक, चलिए इधर राणा सांगा ने इस विषम परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया और बाबर का सामना करता रहा। यानी राणा सांगा वैसे भी बहादुर तो था ही, धैर्य तो इन्होंने नहीं खोया, क्योंकि जिसके शरीर में 80 घावों के चिन्ह मौजूद हों, एक आँख खराब हो गई हो, एक पैर खराब हो गया हो, तो उसे युद्ध का कितना बड़ा अनुभव हो सकता है आप समझ सकते हैं। ठीक, चलिए, और इस मुठभेड़ की लड़ाई में कभी राजपूत भारी पड़ते, कभी मुगल भारी पड़ते। जब बाबर ने देखा कि युद्ध में कुछ स्थिरता आ गई है तो वह समझ गया कि राजपूत सेना थक गई है, तो उसने गाड़ियों एवं खाइयों के बीच छोड़े गए स्थान से सामने से आक्रमण करने का आदेश दिया। मित्रों, वही कुछ हद तक देखा जाए तो काफ़ी हद तक इब्राहिम लोदी वाली या पानीपत वाली रणनीति ही इसमें भी अपनाई गई, लेकिन यहाँ पर राणा सांगा से मुकाबला था, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा बाबर को उतनी तेज़ी से सफलता नहीं मिली थी जितनी तेज़ी से सफलता पानीपत के मैदान में मिली थी। ठीक, दोनों ओर से भयंकर युद्ध होता रहा और इसी बीच एक गोली राणा सांगा को जा लगी और वह गिर गया। राजपूत सैनिकों ने तुरंत उन्हें हटाकर उनके स्थान पर एक सरदार राणा झाला को हाथी पर बैठा दिया, परंतु शीघ्र ही राजपूतों को पता चल गया कि हमारे राणा साहब घायल हो गए हैं। क्योंकि ये तो सत्य है कि अगर सेनापति हो चाहे राजा हो, अगर युद्ध में पहले अगर वो घायल होता है या वीरगति को प्राप्त होता है तो श्रेष्ठ सेना कितनी भी श्रेष्ठ हो, कितनी भी ताकतवर हो, सीधे भाग खड़ी होती है। ठीक है, यही होता भी है। लेकिन जल्दी ही राजपूतों को पता चल गया कि राणा सांगा घायल हो चुके हैं। हालांकि राणा सांगा के वफादारों ने ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, इसके लिए बहुत प्रयास किया कि जल्दी से राणा सांगा वाले स्थान पर किसी को बैठा दिया जाए ताकि पता चले कि हाथी पर हमारे राणा साहब लड़ रहे हैं। ठीक है, और वे भागने लगे जब पता चल गया, और शाम होते होते बाबर को विजय प्राप्त हो गई। मित्रों, ये भी सत्य है कि इस युद्ध में राजपूत सेना और बाबर की सेना, मुगल सेना भी बुरी तरह से थक गई थी, इसलिए उन्होंने राजपूतों का पीछा नहीं किया था। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देख सकते हैं राजपूतों का सैन्य संगठन। खानवा के युद्ध में राजपूतों का सैन्य संगठन इस प्रकार था। इस संग्राम में राजपूतों ने अपनी प्राचीन एवं पारंपरिक युद्ध कला एवं सैन्य पद्धति का प्रयोग किया था। मित्रों, आप जानते ही हैं राजपूत सेना बहुत ही दयालु, अत्यंत ही बहादुर, कभी छल बल कपट का प्रयोग नहीं करती थी, ऐसी उनकी युद्ध कला थी। जैसे भारतीय परंपरा में हालांकि फिलहाल क्षत्रियों की युद्ध कला में छल बल कपट का कोई स्थान नहीं होता, अगर देखा जाए तो कहीं कहीं छल बल का प्रयोग मिल सकता है। जैसे महाकाव्य काल में दुर्योधन की ओर से कुछ मिला था, तो बाद में पांडवों ने भी अपनाना शुरू कर दिया था। तो वैसे बाद के भी युद्धों में भी कहीं कहीं पर छल कपट जो है राजपूतों में मिलेगा, अन्यथा राजपूत सेना सदा जो है धर्म युद्ध की ही समर्थक रही। ठीक, कुछ निकृष्ट राजपूतों द्वारा ये कलाएं अपनाई गई थी। जैसे मान के चलिए दुर्योधन को भी अगर देखा जाए तो महाकाव्य में उस समय तो दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा सब निकृष्ट ही कह सकते हैं, जो उन्होंने अकेले योद्धा पर 8 महारथियों ने आक्रमण किया था। और कुछ जो है ऐसे भी हैं जो कि गद्दारी उन्होंने किया है, जैसे आप और भी लड़ाइयों में, जैसे पृथ्वीराज चौहान के समय में ले लीजिए, उनको पृथ्वीराज चौहान के मौसी का लड़का क्या था, नाम नहीं याद आ रहा है, अरे उसका पिता बेटा, बच्चों क्या बोलते हैं, संयोगिता का पिता था कि भाई था, जयचंद। ठीक, चलिए ठीक है, फिलहाल इधर छोड़िए, आप सामने देखिए हम लोग क्या पढ़ना है। इस संग्राम में राजपूतों ने अपनी प्राचीन एवं पारंपरिक युद्ध कला एवं सैन्य पद्धति का प्रयोग किया था। राजपूत सेना के जो प्रमुख अंग थे वो इस प्रकार थे। राजपूत सेना का पहले नंबर 1 पे घुड़सवार सेना है। ये राजपूत सेना का प्रमुख एवं गतिशील अंग होता था, लेकिन स्थिति क्या थी, मुगलों के मुकाबले कम गतिशील थी। घोड़े जो है हिंदुस्तानी घटिया किस्म के थे, जबकि वहाँ पर विदेशी नस्ल के घोड़े थे, वो भी भारतीय घोड़ों से काफ़ी तेज होते थे।
इनकी गतिशीलता पर राजपूतों को पूर्ण आस्था होती थी। प्रमुख हथियार इनका होता था धनुष, बाण, तलवार एवं भाला। सैनिक कवचहीन होते थे या हल्के कवच धारण करते थे। मुगलों के मुकाबले निम्न कोट की एवं कम गतिशील सेना होती थी भारतीयों की। ठीक, भारतीय घोड़े विदेशी घोड़ों की तुलना में कम गतिशील थे। युद्ध में इनका प्रयोग पैदल सेना के बाजुओं पर किया जाता था। ठीक, दूसरे प्रकार की जो सेना होती थी राजपूतों की, वो होती थी गज सेना। राजपूत सेना का एक महत्वपूर्ण भाग होता था गज सेना। सेना का जो कार्य होता था, जो गज सेना का, वो कार्य होता था सैनिकों को कुचलने का कार्य। और हाथियों का प्रयोग करने वाले योद्धा का प्रमुख हथियार धनुष, बाण एवं भाला होता था। हाथियों की सूंडों में मोटी जंजीरों और तलवारों को भी लगाया जाता था, जो कि लड़ाई के मैदान में सूंडों को घुमाते हुए सीधे शत्रु के सैनिकों को घायल करती थी। ठीक, और राजपूत राजा हाथियों पर बैठकर युद्ध संचालन करते थे। मित्रों, हाथियों पर बैठकर युद्ध संचालन करना भी एक प्रकार से बड़ा खतरनाक काम होता है, क्योंकि दूर से वो दिखाई देते थे, जिसके कारण तीर से, बंदूक से, धनुष बाण से उनको मारा जा सकता था। ठीक, हाथियों ने युद्ध में नकारात्मक भूमिका निभाई है। यह जानकर भी राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग बंद कभी नहीं किया, क्योंकि ये नकारात्मक भूमिका ये प्राचीन काल झेलम के संग्राम से भी निभाते रहे हैं। आगे चलकर जो है पृथ्वीराज चौहान के समय में भी, उसके बाद कई युद्धों में इन्होंने नकारात्मक भूमिका ही निभाया है, लेकिन फिर भी एक कम मजबूत जानवर होता था, इसलिए राजपूतों ने युद्ध कप में इनका प्रयोग कभी बंद नहीं किया। अगला है जो पैदल सेना है। ये भी राजपूत सेना का एक बहुत बड़ा भाग पैदल सेना का होता था, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पैदल सैनिक ही होते थे भारतीय सेना में। इनका प्रमुख हथियार होता था तलवार एवं भाला। कहीं कहीं पर धनुष बाणों का भी प्रयोग सैनिक करते थे। कुछ सैनिक धनुष बाण से भी युक्त होते थे। सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए ढाल, लौह टोप का प्रयोग करते थे एवं हल्के कवच भी धारण करते थे। इनकी जो युद्ध कला थी, आप देख सकते हैं, युद्ध कला पुरानी पद्धति पर आधारित थी। राजपूत योद्धा धर्म युद्ध के समर्थक होते थे, नया इतिहास रचने वाले होते थे, अर्थात अपनी बहादुरी में कभी परहेज नहीं करते थे। अर्थात नियम का प्रयोग करेंगे, धर्म युद्ध का प्रयोग करेंगे, भले ही वीर गति को प्राप्त हो जाए, लड़ते लड़ते धर्म का पालन करते करते अगर मृत्यु भी मिल जाए तो इसको ये लोग अपने ये राजपूत गौरव समझते थे। ऐसी भारतीय परंपरा थी राजपूतों की। छल कपट एवं कूटनीति से सदा दूर रहते थे। सामरिक रचना में आगे हाथियों को, पीछे पैदल सेना एवं बाजुओं की रक्षा के लिए घुड़सवार सेना को खड़ा करते थे। जबकि हाथियों ने कभी कभी बार बार हाथियां जो है पीछे मुड़ मुड़ कर, जब आंखों पे तीर लगता था, आंखों में गोलियां लगती थी, तो बार बार इन्होंने क्या बोलते हैं, झेलम से लेकर तराइन के युद्ध से लेकर इधर जो है इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध को देख लीजिए, और यहाँ इनको भी देख लीजिए, अभी जो खानवा का युद्ध हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सब में हाथियों ने नकारात्मक भूमिका अपनाई है। हालांकि खानवा के युद्ध में तो काफ़ी हद तक ठीक था, क्योंकि राणा सांगा बुद्धिमान और जो है साहसी व्यक्ति थे। चलिए, राजपूत अपनी वीरता पर भरोसा करके युद्ध भूमि में उतरते थे। युद्ध में कभी भी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं किया। राजपूत युद्ध में धर्म युद्ध लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा करते करते हुए वीरगति को प्राप्त होना अपने लिए गौरव मानते थे। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं चैप्टर आपके समझ में आया होगा। फिलहाल इतना मानकर चलिए कि राजपूत सेना जो है बहुत ही बहादुर होती थी। राजपूत जो है वो कभी नहीं चाहते थे कि इतिहास में हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों से निकाल दिया जाए। अर्थात वो कभी भी सामने इतिहास रचने की इनमें इच्छा ज़्यादा होती थी, वर्तमान रचने की इच्छा कम होती थी। यानी वर्तमान में छल बल कपट से जीतने की अपेक्षा हार कर मौत के मुंह में ज़्यादा समा जाना उसको ज़्यादा अच्छा मानते थे। इतिहास में उनका नाम कभी भी गद्दारों की, छली कपटी और बेईमानों की श्रेणी में कूट योद्धा के रूप में ना लिया जाए, इतिहास के किसी पुस्तक में ना मिले, ऐसी उनकी धारणा थी कि हम रहें या ना रहें, हमारी गौरव गाथा जरूर बनी रहे। ठीक है मित्रों, इसीलिए वे कभी धर्म युद्ध वर्तमान को नहीं देखते थे, वो भविष्य को देखते थे वो। ठीक, जबकि ये सत्य है मित्रों कि इतिहास भी उसी का होता है जिसका वर्तमान होता है, क्योंकि इतिहास में हम लोग क्या क्या लिखवा लेते हैं अपने कवियों से, वो फिर हम ही जानते हैं। भाई, अगर हम सर्वे सर्वा हो गए
तो इतिहास तो हम जो हमारे लेखक, हमारे पास जो दरबारी कवि होंगे, जो हमारे दरबारी लेखक होंगे, वो वही इतिहास लिखेंगे जो हम चाहेंगे। हम भले ही जो है निकृष्ट हों, लेकिन अगर उन्होंने हमें इतिहास में महान बना दिया तो हम महान हो गए, बशर्ते उस काल में कोई दूसरा लेखक उनको निकृष्ट लिखने वाला ना बचा हो। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं चैप्टर आपके समझ में आया होगा। फिलहाल अभी हम आपको इसमें जो है युद्ध को आपको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे, इसके पहले भी कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए।